वेलकम टू एनएस भाई। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका कंप्यूटर टीचर हरिओम पांडे। और लास्ट वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रामिंग क्यों पढ़ते हैं। उसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की थी। और उसके आगे मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग किस प्रोग्रामिंग को हम यूज़ करें, किस चीज़ को हम पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप दुनिया में भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, लाइक आपने पाइथन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, किसी से पूछेंगे तो बोलेंगे कि बहुत आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको पढ़ लेते हैं। फिर कोई आपसे बोलेगा कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये आप जावा पढ़िए, ये बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा आपका भविष्य अच्छा रहेगा। कुछ आएंगे कहेंगे नहीं, बेसिक तो ये है, इसको पढ़ना चाहिए, सी जिसको नहीं आएगा ये सब पढ़ने से क्या फायदा। कुछ लोग कहेंगे देखिए दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ है। तो पूरी तरह से पूरा कंफ्यूजन खड़ा रहेगा कि भाई पढ़िए तो क्या पढ़े। मेरे हिसाब से जो मैंने अभी तक अपने एक्सपीरियंस से सीखा है कि पहली चीज इन सब के बारे में सोचना ही नहीं कि हमको कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है। हमको सिर्फ सोचना है कि हम ऐसा क्या पढ़ें कि ये सब एक साथ आ जाए। उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उनको कवर करना होगा। जैसे कि क्या, जैसे कि आपको वेरिएबल आना कंपल्सरी। अगर आप वेरिएबल के बारे में जानते हैं, या आप फंक्शंस के बारे में जानते हैं, या आप डेटा टाइप के बारे में जानते हैं कि डेटा टाइप कौन सा डेटा किस तरीके का होता है, या फिर आप ये जानते हैं कि कीवर्ड क्या होता है, ये नया क्या चीज है। अगर आप ये चार पिलर्स जानते हैं तो दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बड़े आराम से आ जाएगी। किसी भी तरीके की आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और किसी भी लेवल की प्रोग्रामिंग, वो लो लेवल का हो, या फिर वो मिडिल लेवल का हो, या फिर वो हाई लेवल का। भाई देखिए इसमें आ गया सी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें आ गया C++, और मैंने इसमें भी बताया था कि ये आ गया आपका पाइथन, जावा और एक्सेट्रा सी शार्प आ गया। जो भी आप प्रोग्रामिंग पढ़ते हो, तो ये लेवल अलग अलग है। ये अलग सॉफ्टवेयर बनाएगा, ये अलग सॉफ्टवेयर बनाएगा, ये अलग सॉफ्टवेयर बनाएगा। जैसे ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बना देगा, ये यूटिलिटी मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया होगा, आप उसको जाके देख सकते हैं एनएसवाई चैनल पे। लेकिन और ये वीडियो सॉरी ये जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है, ये आपको कौन सा बनाए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम आप और दुनिया बाकी यूज करती है। चलिए हमको क्या क्या सीखना है। वेरिएबल, मैथमेटिक्स तो पढ़े ही होंगे। तो वेरिएबल क्या होता है, हिंदी में वेरिएबल को बोल सकते हैं चर अचर, ठीक है। भले आप इंग्लिश में ही समझिए, चैनल तो वैसे हमारा हिंदी है। बाय द वे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल कोई ऐसी वैल्यू जो फिक्स हो। ये मैथमेटिकल थ्योरी है कि कोई वैल्यू है, जैसे मान लीजिए a है, a=1 है, तो ये है आपका कांस्टेंट और ये है आपका वेरिएबल। ये मैथमेटिकल थ्योरी है। कंप्यूटर की थ्योरी में क्या कहा जाता है कि भैया जो ये आपका a है वो एक छोटा सा मेमोरी ब्लॉक होता है, जिसमें इक्वल टू के बाद जो वैल्यू रखी है वो आगे स्टोर हो जाती है। कुछ इस तरीके से a=1, तो इक्वल टू के बाद जो रखा है वो a में आके स्टोर हो जाता है। यानी कि जो मेमोरी ब्लॉक है, एक छोटा मेमोरी ब्लॉक जिसका नाम है a, और इस मेमोरी ब्लॉक में आके स्टोर हो गया 1। चलिए ये बात तो समझ में आ गया। लेकिन वेरिएबल कैसे, वैल्यू फिक्स हो ही नहीं, कैसे। अब इसी के जस्ट नीचे आपने लिख दिया क्या 2, तो पहली लाइन में तो a का वैल्यू है 1, लेकिन दूसरी लाइन में a की वैल्यू क्या है 2। तो होगा क्या है, एक नया मेमोरी ब्लॉक नहीं बनेगा। इसी मेमोरी ब्लॉक के अंदर इस वैल्यू को हटा के 2 रख दिया जाएगा। यानी कि नाम वही, मेमोरी ब्लॉक वही, लेकिन वैल्यू चेंज हो गई। इसी चीज को कहते हैं वेरिएबल। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी भी तरह की डेटा को हैंडल करने की बेसिक मेमोरी जो चाहिए होती है वो प्रोवाइड करता है वेरिएबल, ठीक। इसके बाद फंक्शन है, डेटा टाइप है, कीवर्ड है। तो आप वेरिएबल को जानने से पहले एक और चीज समझ लीजिए
कि ये जो आपको मेमोरी ब्लॉक है ये करेगा क्या। देखिए भाई, मान लीजिए मैंने एक कोड लिखा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू a प्लस b। एक सिंपल कोड लिख रहे हैं, हम सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। प्रिंट c, इस लाइन का सिंपल मतलब होता है, अभी आपको हो सकता है पता हो किसी को, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो, लेकिन मैं सिंपल बता रहा हूँ। इस लाइन का मतलब होता है इसके अंदर जो चीज लिखेंगे वो यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की जो वैल्यू है उसमें a प्लस b काउंट किया जा रहा है। ठीक है, देखिए होगा क्या, जब इस प्रोग्राम को हम लोग रन कराएंगे तो कंप्यूटर के अंदर एक मेमोरी होती है जिसका नाम है रैम। रैम पे क्या होगा, बहुत सारे ऐसे आप देख सकते हैं इंडेक्स रो और कॉलम वाइज में मेमोरी ब्लॉक बने होते हैं। इन मेमोरी ब्लॉक में एक कोई भी रैंडमली एक ब्लॉक को सेलेक्ट करेगा, उस ब्लॉक का नेम हो जाएगा A और इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा 1। सिमिलरली कहीं पे भी पूरे मेमोरी ब्लॉक में रैम के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, उस मेमोरी ब्लॉक का नाम कर दिया जाएगा B और इसमें आ जाएगा 2। सिमिलरली ऐसे ही कुछ कहीं पे भी हो जाएगा जिसमें हो जाएगा A प्लस B, यानी कि 1 प्लस 2। ये कुछ इस तरह के मेमोरी ब्लॉक होंगे और इस मेमोरी ब्लॉक को रेफर कौन कर रहा होगा, जो मैंने नाम दिया हुआ है। तो बेसिकली वेरिएबल एक्चुअली में कैसे काम करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया है। एक्चुअली में छोटा मेमोरी ब्लॉक होता है और इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एक कैची बात आपको बताना चाहूंगा, वेरिएबल परमानेंटली रन नहीं करते हैं। जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब ये वेरिएबल जिंदा होंगे, जब ये प्रोग्राम रन करना बंद होगा तो ये डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट माना जाता है कि वेरिएबल हमेशा परमानेंट नहीं रहते हैं, इसीलिए इनको वेरिएबल कहा जाता है। कुछ और चीजें भी हैं वेरिएबल को लिखने के लिए, कुछ नियम जान लीजिए कि वेरिएबल बनाने के लिए पहले क्या नियम होते हैं। वेरिएबल हम किसी भी वर्ड से लिख सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हम उठा लें, कैपिटल या स्मॉल, ये कैसे सेड भी होता है। दूसरी चीज, अगर हमने a इक्वल टू 1 लिखा है तो चल जाएगा, लेकिन अगर 1 इक्वल टू 1 लिखा है या 1 इक्वल टू a लिखा है तो नहीं चलेगा। यानी कि वेरिएबल को आपको वेरिएबल बनाने के लिए इट में भी पॉसिबल कैपिटल हो, इट में भी पॉसिबल आप स्मॉल में लिखो या किसी का नाम हो या कुछ भी हो, लेकिन ये कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी तरह के सिंबल से नहीं स्टार्ट होगा। अगर आपको डिजिट देना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, a और उसके बाद यानी कि पहला अल्फाबेट होगा फिर डिजिट होगा, तभी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। और ये नियम जो भी मैं बना रहा हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ, ये नियम ये नहीं है कि केवल हाँ भाई चलो पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन के लिए ही, या फिर हम जावा पढ़ रहे हैं तो जावा। ये रूल आपके किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अप्लाई करेगा। इसके लिए तो मैं चैलेंज कर सकता हूँ, ठीक है। वेल, अब बात करते हैं फंक्शंस का। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, लाइक देखिए मैंने यहाँ लिखा है ब्रेन। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसमें कोई वर्ड लिखा हो और उससे जस्ट बाद ये ब्रैकेट बना, तो आप समझ जाइएगा उसको कहते हैं फंक्शन। किसी किसी प्रोग्रामिंग में फंक्शन बोलते हैं, किसी किसी में मेथड बोलते हैं। वर्ड लिखा हुआ है, उसके बाद ये ब्रैकेट को कंप्यूटर में पैरामीटर बोलते हैं। इसके अंदर रखी गई वैल्यू को बोलते हैं पैरामीटराइज्ड वैल्यू। सो जब भी आपको जानना हो कि भाई पहचानना हो किसी कोडिंग के अंदर ये फंक्शन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले कोई वर्ड लिखा, उसके आगे अगर ऐसा ब्रैकेट है, हो सकता है इट में भी पॉसिबल कि ये कैपिटल में हो, इट में भी पॉसिबल कि ये स्मॉल में हो। अगर ये ब्रैकेट लगा है तो ये फंक्शन है, पहला ये चीज। दूसरी चीज, फंक्शन का काम क्या है, किसी भी टास्क को पूरा करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा कहा कि बेटा ये काम है, इस काम को इस तरीके से करना है,
अगर वो तरीके से काम हो जाए तो वो तरीके से काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। तो टेक्निकली या बाय प्रोफेशनल हम एक वर्ड यूज करते हैं फंक्शन। इसका दूसरा वर्ड होता है मेथड, यानी कि कोई तरीका, किसी काम करने के तरीके को हम फंक्शन या फिर मेथड कहते हैं। तो ये फंक्शन क्या करता है, किसी भी तरह का आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पाइथन के अंदर इनपुट फंक्शन, तो कहीं पे भी आप यूज करेंगे। अब देखिए पाइथन में मैंने लिखा प्रिंट, लेकिन जावा में लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और इसके अंदर वैल्यू लिखेंगे। ये कुछ छोटा है, ये कुछ बड़ा है, काम दोनों का सेम है, ठीक है। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये पाइथन का फंक्शन है, ये जावा का फंक्शन है। तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि भाई हमको ये नहीं सोचना है कि कौन सा प्रोग्रामिंग पढ़े हैं, हमको ऐसे सीखना है कि हम ऐसा कैसे अपने माइंड को डेवलप करें कि कोई भी प्रोग्रामिंग एक बार पढ़ने में कई सारे प्रोग्रामिंग आ जाए। चलिए, तो आपको मैंने फंक्शन समझा दिया कि भाई फंक्शन क्या होता है। और हो सकता है कि आपको ये लगे, देखिए होता है कि फंक्शन समझ में आ गया, पहचान लिए तरीका, लेकिन मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या। तो देखो, जब तक आप उसको किसी कोड को नहीं देखेंगे तब तक नहीं समझेंगे, या फिर किसी कोड को खुद से नहीं करेंगे तब तक नहीं समझ में आएगा। क्योंकि पढ़ने और लिखने में अंतर होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं कोई चीज तो हो सकता है कि आपको भूल जाए, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो आपको 10 बार जो पढ़ेंगे वो एक बार लिखने से होता है। तो उसको भी ट्राई करिएगा। आपको आगे कोडिंग करके भी दिखाया जाएगा, बहुत सारी चीजें दिखाएंगे। अभी तो बेसिक पॉइंट चल जाए। डेटा टाइप, किसी तरह का डेटा, कोई भी डेटा किस तरीके का होता है। आप सुने होंगे भाई, एक सॉन्ग है जो MP3 में, MP3 है, MP4 है, ऐसा कुछ लिखा रहता है। इमेज है तो JPG में है, और बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी होती है हर एक चीज की। अगर मान लीजिए कोई वेब पेज है तो वो HTML में होता है। तो हर एक चीज का अपना कैटेगरी है। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हम कोई डेटा रख रहे हैं तो उसकी भी कुछ कैटेगरीज हुई। तो पहला भाई क्या कैटेगरी हो सकता है, देखिए पहली कैटेगरी होती है जिसको बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। दूसरा होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। याद रखिएगा, जब आपको ये डेटा टाइप आ जाएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो फिलहाल अभी उधर ध्यान मत दीजिएगा, इधर वाले पे ध्यान दीजिएगा। इसको एक दूसरा लैंग्वेज में भी बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, और ये बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। मतलब आप या तो इसको प्रीडिफाइंड डेटा टाइप बोलिए या प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलिए, या फिर आप इसको यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलिए, या फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोल सकते हैं। देखिए प्रीडिफाइंड का मतलब क्या है, यानी कि जब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन रही थी उसमें उसके उस डेटा टाइप के सारे नियम पहले से लिख के रख दिए गए, उसको बुलाता है प्रीडिफाइंड। और यूजर डिफाइंड का मतलब ये होता है कि इसमें से सीख के, इसमें से कुछ डेटा निकाल के और कई सारी चीजें मिला के अपना डेटा बना ले, दैट इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड डेटा। तो पहले आपको ये समझना होगा, फिर अभी आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बल इसमें भी कई तरीके के डेटा टाइप होते हैं। बेसिक डेटा टाइप बता रहे हैं जो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। देखिए एक होता है इंटीजर, जिसका मतलब होता है वो हर तरह का नंबर जिसमें डेसिमल नहीं लगा है। दूसरा होता है फ्लोट, वो हर तरह का नंबर जिसमें डेसिमल लगा होता है, मतलब पॉइंट वैल्यू होगी उसमें। एक होगा स्ट्रिंग। देखिए अगर आपने स्ट्रिंग लिखा है तो याद रखिएगा, स्ट्रिंग आपने लिखा हुआ है तो ये स्ट्रिंग आपका जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काउंट होगा। लेकिन अगर आपने str लिखा तो इसका मतलब भी होगा स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद इसको बोलते क्या है, स्ट्रिंग को
अगर आपने किसी का नाम लिखा या कोई ईमेल आईडी लिखी, उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। एक और डेटा टाइप होता है जिसको बोलते हैं बूलियन, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। तो फिलहाल अभी आपको यहीं तक पढ़ना है, कीवर्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आगे की प्रोग्रामिंग हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे और उसके बेसिक के बारे में सीखेंगे।